नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सियासत के लिहाज से आज बहुत हलचल वाला दिन है। साल 2024 में क्या होगा, इसका साफ सिग्नल आज मिल गया। मोदी रोको मोर्चा की पहली औपचारिक मीटिंग हो गई है। पहली बार राहुल गांधी इतने एक्टिव रोल में दिखाई दिए। 7 महीने के बाद नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले। एक बात तय हो गई और दूसरी बात तय होते होते रह गई। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन कितनी दूर तक साथ चलेगा, यह फाइनल करने में अभी वक्त लगेगा। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि ऐतिहासिक फैसला हुआ है। यह फैसला क्या हुआ है, न राहुल बताएंगे, न नीतीश सुनाएंगे, न ही केजरीवाल आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला यह हुआ कि कांग्रेस पहले अपना घर मजबूत कर ले, क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ करीब करीब टूटने वाला है। कुछ घंटों के बाद राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ सकती है, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर खुद मोदी ने दे दी। आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के किस नेता को अपना मित्र बता दिया, और जिसे सुनकर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को बड़ा विचित्र लगा। कांग्रेस पार्टी में मोदी का वो दोस्त कौन है, आपको बताते हैं। मोदी दोस्ती निभाते हैं, विरोधी दुश्मनी पर क्यों उतर आते हैं? मोदी के लिए दोस्त कौन, दुश्मन कौन? मोदी के लिए दोस्ती की परिभाषा क्या, दोस्ती की पहचान क्या? राहुल, केजरीवाल, ममता, नीतीश, केसीआर और ओवैसी, इनकी बातों से लगता है कि मोदी इनके पर्सनल दुश्मन हैं। क्या मोदी भी इन्हें सच में अपना पर्सनल दुश्मन मानते हैं, या फिर विरोधी होते हुए भी देश हित में उन्हें पॉलिटिकल पार्टनर मानते हैं? मोदी विरोधियों की एक दोस्ती बंद कमरे में दिखती है। नीतीश 7 महीनों के बाद दिल्ली आते हैं, सीधे राहुल से मिलने पहुंच जाते हैं, बंद कमरे में बैठकें करते हैं। और जब नीतीश राहुल के आगे झुकते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, तो बीजेपी पूछती है, इस सियासी दोस्ती में नीतीश किस किस के सामने झुकेंगे? क्या यही दोस्ती होती है? प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत है। या फिर दोस्ती वो होती है जब मोदी खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के सीएम की तारीफ करते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला राहुल की पार्टी का नेता है या फिर किसी और पार्टी का? एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी की मित्रता उनकी विशेषता है, उनके विरोधियों की मित्रता विचित्रता क्यों है, आज ये समझते हैं। एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं। मोदी कैमरे पर आकर गहलोत को अपना मित्र बताते हैं, मित्रता क्या होती है इसका मतलब समझाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। विरोधी शत्रुता वाले स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं, जो मन में आता है वो फैलाते हैं। देश की सियासत में मंगलवार को यही 2 तस्वीरें ट्रेंड हुई। दिल्ली में मोदी विरोधी एक कमरे में मिले और दिल्ली से ही वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोदी राजस्थान के सीएम गहलोत से जुड़े। लेकिन विपक्षी एकता वाली खबर पीछे रह गई। मोदी और गहलोत के बीच हुई बातचीत वायरल हो गई। बीजेपी की टाइमलाइन पर यह इमेज घूमने लगी। गहलोत के बगल में अश्विनी वैष्णव थे, ट्विटर पर यह लिख रहे थे। स्मृति ईरानी ने भी यही तस्वीर दिखाई। मोदी है तो मुमकिन क्यों है, यह बात बताई। गहलोत ने मोदी से ऐसा क्या कहा, फिर मोदी ने ऐसा क्या रिप्लाई दिया कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा चरम पर पहुंच गया? मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसका जवाब उस आधे घंटे में है जब एक ही फ्रेम में मोदी भी दिखे, गहलोत भी दिखे। फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। मोदी ने जैसे ही राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, गहलोत ने ऑन कैमरा मोदी का आशीर्वाद मांग लिया।
अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। गहलोत का इतना कहना था कि सारा ट्रेंड ही बदल गया, काम तो मोदी ही करेगा वाला माहौल बनने लगा। मोदी ने भी कैमरे के सामने आकर कहा, राजस्थान में कांग्रेस के सीएम तो उनके मित्र हैं, मोदी की ये दोस्ती चुनावी नहीं पक्की वाली है। आप जो भरोसा रखते हैं इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह कोई पहला मौका नहीं था। सितंबर 2021 की हेडलाइन पढ़ लीजिए। मोदी ने तब भी गहलोत को अपना दोस्त बताया था। 10 मिनट वक्त निकालकर गहलोत से बात करनी हो या उन्हें सीनियर सीएम बताना हो, मोदी और गहलोत जब जब मिले हैं, दोनों की जुबान से एक दूसरे के लिए अच्छे बोल ही निकले हैं। लेकिन इस बार गहलोत ने मोदी की तारीफ क्या कर दी, उनकी पार्टी ने गहलोत से पूरा का पूरा पन्ना ही लिखवा डाला। पन्ने की आखिरी लाइन में मोदी विरोधी नैरेटिव फिट कर डाला, उसे 23 और 24 के चुनाव से जोड़ डाला और फिर उसी चिट्ठी को कांग्रेस के सारे हैंडल्स ने अपने अपने अकाउंट पर फैला डाला। मित्र के नाते गहलोत को वो चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, किसके कहने पर लिखनी पड़ी और क्या मैसेज देने की कोशिश हुई, ये देखने समझने से पहले आपको मोदी की ये बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। मोदी की स्पीच की आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मोदी ने नाम नहीं लिया, मगर इशारा लालू यादव और उनके परिवार की ओर किया, जिनके ऊपर लैंड फॉर जॉब स्कैम के आरोप हैं।
गहलोत ने तब तो मोदी के सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे, मगर 3 घंटे बाद गहलोत ने एक चिट्ठी रिलीज की, वो भी सोशल मीडिया पर। इस चिट्ठी के शुरुआती 7 लाइंस में गहलोत ने करीब करीब भारत के सारे पूर्व रेल मंत्रियों के नाम डाले। टोटल 20 फॉर्मर रेल मंत्रियों के नाम लिखे, लेकिन उसमें से पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का नाम मिसिंग था, यानी गहलोत ने सारे नाम गिना दिए, लालू यादव का नाम नहीं लिया। और बाद में जब कैमरे पर आए तो उस वक्त भी लालू का नाम लेने से बचते दिखाई दिए, चुपचाप ही रहे। मैंने ट्वीट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेके किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लालू यादव का नाम नहीं लिखा, कैमरे पर लालू का जिक्र नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राहुल से मिलने वाले थे। यह मुलाकात भी हुई, मोदी के खिलाफ 24 वाली पॉलिटिकल ट्यूनिंग भी सेट हुई। यानी मोदी ने तो गहलोत को दोस्त बताया, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में गहलोत ने खुद ही वो दोस्ती तोड़ दी। ये लड़ाई विचारधारा की भी है, ये लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। ये आज हमारी बीजेपी क्या दुश्मनी थोड़ी है, कोई संघर्ष है, विचारधारा का संघर्ष है। कुछ घंटों पहले की ही तो बात है, ये वही गहलोत हैं जिन्होंने मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। जो लाइन राहुल लेकर चलते हैं, गहलोत उसी लाइन पर बोलने लगते हैं। मोदी ने कभी भी गहलोत की बात का बुरा नहीं माना, कुछ उल्टा नहीं कहा। लेकिन चूंकि राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त खुद ही उठापटक मची हुई है, गहलोत पर हाई तौबा न मचे, कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट से ही तौबा कर ले, इसलिए गहलोत ने अभी से राहुल के लिए नई बैटिंग शुरू कर दी है। तभी तो पायलट पर पूछे गए सवाल को गहलोत 5 सेकंड में निपटा देते हैं और राहुल वाले सवाल का जवाब तसल्ली से दे देते हैं। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ी हुई है पहले से ही। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए, उस पर्सनालिटी को आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफी मांगो, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते आप कम से कम हाउस के अंदर, उसके बाद में कहते हम आपसे संतुष्ट नहीं, माफी मांगो। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस नहीं चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए, और जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इन आदमी को आउट करना है पार्लियामेंट से, षड्यंत्र तब तक का है। राहुल गांधी की अलग पर्सनालिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। खरगे नीतीश के साथ मिलकर 24 वाली जोड़ी बना रहे हैं। गहलोत जयपुर में बैठकर राहुल के लिए माहौल बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बस राजस्थान को ही नहीं संभाल पा रहा। कांग्रेस हाईकमान के ऑर्डर के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, प्रियंका गांधी के कांटेक्ट में हैं, लेकिन खबर है कि कांग्रेस हाईकमान पायलट से सख्त नाराज है और पायलट को कांग्रेस से बाहर का दरवाजा भी दिखाया जा सकता है। इसका हिंट खुद कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने दे दिया है। हाँ, मैंने कहा कि ये एंटी पार्टी है। जो मैंने पहले दिन इनकी इंटरव्यू जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मेरे को नहीं लगा कि ये प्रो पार्टी है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था, वो भी छोड़ दिया। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, मेरा ख्याल है कि उतनी बार मेरी और सीएम की मीटिंग नहीं हुई जितनी बार मेरी और सचिन पायलट की मीटिंग होती है, क्योंकि मेरा 86 से इस परिवार के साथ, इस फैमिली के साथ रिलेशन है। तो मैंने एज ए पॉलिटिकल आदमी, जब पॉलिटिशियन या लीडर, इनको कभी नहीं लिया। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। आप बात करेंगे
आज भी मैं यहाँ हूँ, तो आज भी आधा घंटा बात हुई है, कल फिर करेंगे। और पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहाँ जयपुर में हुए, आज के नहीं जो पिछले भी हुए, उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उसकी गलती है, तो पूरा मैं रिपोर्ट दूंगा। मेरा ख्याल कि जितना मैंने बोल दिया है, अब उसमें से आप निकालिए कि मैंने जो कहा है तो वो प्रो पार्टी है कि या एंटी पार्टी। कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। राजस्थान में चुनाव सिर पर है, 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही अंदर कांग्रेस में फूट पड़ने लगी है, इन फाइटिंग होने लगी है। एक लाइन में इस सियासी पिक्चर का सार यह है कि कांग्रेस से अपना घर तो संभल नहीं रहा, सारा फोकस 24 के लिए विपक्ष का घर खड़ा करने में बीता जा रहा है। ऐसा ना हो कि 23 खत्म होते होते राजस्थान भी हाथ से निकल जाए और 24 में भी विपक्षी एकता मोदी के सामने टिक ना पाए। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ 5 नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते थे। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। इसमें से 3 नेताओं के बीच आपस में बातचीत शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार सूत्रधार बने हैं, बात सीधे सीधे सीटों पर हो रही है। दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ मीटिंग में बैठे थे। शाम के 7:30 बजे नीतीश और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होने लगी। पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जिस एक संभावना से हर कोई इनकार कर रहा है, क्या वो समझौता होने वाला है? क्या पीएम पोस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? 2019 में यह समझौता करीब करीब हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर टूट गया। किस नेता का कनेक्शन किधर मिल रहा है, अंदर खाने चल क्या रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। चौबीस के लिए 40 सीटों पर फैसला हो गया। बिहार में महागठबंधन की डील डन हो गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूनाइटेड अपोजिशन खड़ा करने के लिए पहली औपचारिक मीटिंग के बाद यह पिक्चर तैयार हुई। नीतीश कुमार की डिमांड पूरी हुई, कांग्रेस ने नीतीश की बात मान ली। इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी बनी। राहुल ने यह तस्वीर दिखाकर लिखा, साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। तेजस्वी के लिए राहुल जरूरी हैं। लालू ने 2004 के बाद कभी कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं। 24 में नीतीश के लिए तेजस्वी जरूरी हैं, क्योंकि महागठबंधन में वोट का मैग्नेट अभी तेजस्वी के ही पास है। राहुल गांधी के लिए नीतीश और तेजस्वी दोनों जरूरी हैं, क्योंकि यहां से उनको 24 के लिए अपोजिशन की यूनाइटेड टीम खड़ी करनी है। सियासत में संकेतों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। संकेतों को अगर समझें तो नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगले पर पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव के घर जाकर उनकी बेटी कात्यायनी और पत्नी राजश्री से मिले। तेजस्वी की बेटी को दुलारने के बाद नीतीश और तेजस्वी एक ही गाड़ी में खड़गे के यहां पहुंचे। 10 राजाजी मार्ग के बंगले में 3 पार्टियों की मीटिंग के बाद कुल 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले मीटिंग के अंदर के वीडियो रिलीज किए गए, लेकिन ऑडियो म्यूट कर दिया गया। खड़गे के घर मीटिंग में सलमान खुर्शीद भी बैठे, क्योंकि नीतीश ने सबसे पहले खुर्शीद से ही खुशामद की थी कि कांग्रेस हाईकमान से बात करा दो। अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को
पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। नीतीश कुमार कहते हैं कि अंतिम तौर पर बात हो गई है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 19 में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ थी और 17 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू के पास 16 एमपी हैं। तेजस्वी की पार्टी 19 सीटों पर लड़ी थी, मगर लोकसभा में आरजेडी के पास एक भी एमपी नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी 19 में 9 सीटों पर लड़ी थी, तब बिहार से कांग्रेस का एक एमपी जीता था। 16 वाले सांसद नीतीश कुमार 16 सीटों से कम पर कतई राजी नहीं होंगे। तेजस्वी की पार्टी नीतीश कुमार से बड़ी है। तेजस्वी के पास विधायक ज्यादा हैं, उनका वोट शेयर भी ज्यादा है, इसलिए वो भी जेडीयू से कम सीटों पर लड़ना कबूल नहीं करेंगे। अगर 16-16 सीटें नीतीश और तेजस्वी ने बांट ली तो बिहार में कांग्रेस के लिए मैक्सिमम 8 सीटें बचेंगी। बिहार के महागठबंधन में बस 3 ही पार्टियां नहीं हैं। सीपीआई भी है, सीपीआई-एम भी है और सीपीआई-एमएल भी। उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नंबर के बारे में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। नंबर पर राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं बोला। नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप रहे। दिल्ली में बस यही कहा गया कि मीटिंग ऐतिहासिक हुई। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया और बताया नहीं जा रहा, या बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी बना ही नहीं इसलिए छिपाया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने 2 शब्द जरूर लिखे। खड़गे के घर मुलाकात की 4 तस्वीरें लगाकर तेजस्वी ने लिखा सार्थक और सकारात्मक। जब बात होकर के एकजुट होंगे तो एक साथ बैठेंगे सब। आपको लगता है कि आप अभी पूछने की जरूरत नहीं, जो आज बात हो गया बता दिया गया। दिल्ली में चर्चा गर्म है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। नीतीश के लिए यूपीए में कोऑर्डिनेटर जैसा पोस्ट क्रिएट किया जा सकता है। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई?
विपक्ष में कई और ऐसे बड़े दल हैं, कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास, कांग्रेस की बात कर लीजिए भैया, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, 200 से ज़्यादा विधायक हैं। अखिलेश जी की बात कर लीजिए, 125 विधायक हैं। केजरीवाल जी, जिनकी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 150 विधायक हैं। तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा? खड़गे और नीतीश की मीटिंग में राहुल गांधी का आना और सेंटर स्टेज संभालना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस पीएम पोस्ट के लिए राहुल के दावे से पीछे नहीं हटेगी। यहां नोट करने की बात यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लड़ने का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन मोदी जैसी स्विफ्टनेस का 1/4 भी नहीं दिखा पाते। नीतीश कुमार ने 53 दिन पहले कांग्रेस से अपील की थी कि आओ गठबंधन पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने इस पर फैसला लेने में 7 हफ्ते और 4 दिन लगा दिए। लंबी मीटिंग के बाद भी सीटों का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जबकि तीनों ही पार्टियों के डिसीजन मेकर एक साथ बैठे थे। नीतीश ने 18 फरवरी को अपील की थी, राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात 12 अप्रैल को हुई। तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की यह मुहिम ऐसे वक्त शुरू हुई है जब शरद पवार ने अडानी पर जेपीसी की डिमांड के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। नीतीश कुमार की तरह शरद पवार भी सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ लाने के हिमायती रहे हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी इसी मकसद से मिल चुके हैं। पवार इस बारे में कई बार प्रशांत किशोर के साथ भी चर्चा कर चुके हैं। पवार को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनके घर जाकर मुलाकात की। पवार और उद्धव करीब 1.25 घंटे तक साथ बैठे। इस दौरान अडानी, जेपीसी और ईवीएम पर चर्चा हुई। पवार साहब भी गार्डियन है, हम सब उनके साथ है, उद्धव ठाकरे साहब है, हम है सब। कल हमारी बातचीत हो गई। ठाकरे और पवार की मुलाकात तब हो रही थी जब नीतीश कुमार खड़गे से मुलाकात के लिए रेडी हो रहे थे। ऐतिहासिक क्षण है और बाकी सवाल अब अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए तय रखिए। लेकिन शरद पवार बयान बदलते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, तो उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सुबह राहुल गांधी से मुलाकात करके इतिहास बनाने का दावा किया। फिर शाम को वो केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। ये नीतीश की गलती है या भविष्य की कोई स्ट्रेटजी है? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का अलायंस होना नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। नीतीश या तो कांग्रेस से अलायंस कर सकते हैं या फिर केजरीवाल के साथ जा सकते हैं। दोनों नाव पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले, और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं।
हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में कई राज्यों में 24 के लिए महाराष्ट्र में कैसा चक्रव्यूह बन रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले बिहार में बीजेपी की तैयारी बल्कि लोकसभा की सभी 40 सीटों पर लड़ेगी। मोदी की पार्टी अपने सांसदों के भी टिकट काट सकती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने सांसदों के टिकट नहीं काट सकते। बिहार बीजेपी में कर्नाटक फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहां 10% विधायकों के टिकट कट गए हैं। टिकट देने से पहले बीजेपी 4 लेवल स्क्रीनिंग फॉर्मूला लगाती है। पहले ब्लॉक लेवल पर सर्वे किया जाता है, फिर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, प्रदेश स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर है, लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू अभी जिन जिन लोगों से मिले हैं जैसे नहीं भटकता है, नीतीश बाबू भी भटक रहे हैं। कभी लालू जी के पास चरणों में जा रहे हैं, अभी राहुल गांधी के पास गए, तो सब भ्रष्टाचारी के पास पहुंच रहे हैं नीतीश बाबू। अरे बिहार की स्मिता को प्रधानमंत्री नहीं मानने वाला है, वो सब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। राहुल गांधी जी खुद स्वयं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो आपको कहां से बनाएंगे। कर्नाटक का एक और फॉर्मूला, नेता हीरो बन रहा है उसको घर में ही घेरो। इसी फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ कर्नाटक सरकार के मंत्रियों को उतारा गया है। बीजेपी जहां एक एक सीट के लिए योजना बनाकर लड़ रही है, वहीं विरोधी पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान वोटों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने आज इफ्तार की दावत दी। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में इफ्तार की इस दावत का इंतजाम कोलकाता नगर निगम ने किया। कोलकाता से करीब 1500 किलोमीटर दूर मुंबई पवार, आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही अंजलि दमानिया ने ऐसी चर्चा छेड़ दी है जिसमें महाविकास अघाड़ी फंस गई है। आपको याद होगा यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज अतीक अहमद खुद कह रहा है कि उसे सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। जिस माफिया के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोग डरते थे, प्रयागराज की सड़कों पर खौफ पसर जाता था, लोग औने पौने दाम पर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चले जाते थे, आज योगी राज में उस माफिया पर ऐसा हंटर चल रहा है कि वो खुद बोल रहा है कि माफियागिरी खत्म हो चुकी है, अब मेरा कोई साम्राज्य नहीं बचा। बाबा ने कैसे 6 साल में यूपी के माफियाओं को घुटनों पर ला दिया, प्रयागराज के आतंक का अंत कैसे किया, अतीक अब कैसे अतीत हो गया, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक अहमद जिस जेल वैन के अंदर था, वो जेल वैन सीधा अब सामने की तरफ पहुंच गई है। साबरमती जेल से प्रयागराज तक के सफर में माफिया अतीक अहमद की सारी हेकड़ी निकल गई। 24 घंटे के इस सफर में पूरे रास्ते वो बेहद परेशान रहा। देखिए, अतीक अहमद को लेकर अतीक अहमद का जो काफिला है वो नैनी जेल के अंदर पहुंच चुका है और सामने की तरफ जो ये रास्ता है, यहां पर मीडिया की गाड़ियों को रोका गया और गाड़ियों को रोकने के बाद जो अतीक अहमद जिस जेल वैन के अंदर था, वो जेल वैन सीधा अब सामने की तरफ पहुंच गई है। हॉर्न बजाते हुए, सायरन बजाते हुए फिलहाल यहां पर देखिए गाड़ियां दाखिल हो रही हैं। ये सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं। अतीक अहमद की देखिए, यही है वैन जिसमें अतीक अहमद जा रहा है और सामने की गाड़ी में वो बैठा हुआ है। अब फाइनली
जो एंट्री होनी थी वो एंट्री हो गई है अतीक अहमद के काफिले की, और निश्चित तौर पर यहां पर गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। तकरीबन 24 घंटे का सफर ये पूरा हो गया है और नैनी जेल में बेहद सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को पहुंचा दिया गया है। अब कल कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड के सभी राजों से पर्दा हट सके। प्रयागराज से पहले अतीक के काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोका गया। इस दौरान जब उससे शाइस्ता परवीन के ठिकाने के बारे में और मर्डर के बाद दोनों के बीच असद को लेकर हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो वो साफ मुकर गया और कहा कि जेल में जैमर लगे हैं, लिहाजा बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैमर लगा है। अतीक से रास्ते में जब जब मीडिया ने सवाल पूछे उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। अतीक ने कहा कि उसे साबरमती जेल में परेशान किया जा रहा है। अतीक ने कहा योगी राज में उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और अब उसे रगड़ा जा रहा है। साजिश है विरोधियों की क्या कहना चाहिए? साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं, तो आपको डर है क्या? इस पर जब उमेश पाल की मां से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बर्बाद कहां हुआ, प्रयागराज में उसका खौफ तो अब भी कायम है। कहाँ मट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए, वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। अतीक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।